Students, I'm Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member, now starting a fourth lesson part 2. Part 1 में हम लोगों ने परमाणु की संरचना का 2 टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था। वो था हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणुिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग तीसरे वैज्ञानिक का जो है वो परमाणुिक मॉडल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका नाम है बोर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोर का परमाणुिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने, ठीक है, और आपको मालूम होगा कि रदरफोर्ड मॉडल का जो है वो आपत्ति क्या था कि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी कक्ष में घूमता हुआ ऊर्जा को जो है वो छोड़ता है। ठीक है, और वो 2-3 चीज़ था यहाँ पे, देखिए मैं अंडरलाइन की हुई थी। रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या थी? इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी नहीं होगा, तो सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में मूव करता है, ये जो है सही बात है। और त्वरण के दौरान जो है वो ऊर्जा का जो है वो विकिरण करता है। वो त्वरण के दौरान जो है आवेशित कणों से जो है वो ऊर्जा का विकिरण होगा, तो त्वरण घूमने के दौरान जो है ऊर्जा का विकिरण होगा, ये भी सही है। लेकिन ये सब जो है वो कमियां थी, और इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, और अगर ऐसा होता तो परमाणु जो है वो अस्थिर होता, परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो स्थायी होता है। अभी देखिए, ये जो है वो हम लोग सब जानते हैं कि परमाणु जो स्थायी होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए अपनी कक्षा में जो है वो एक ऊर्जा जनरेट करता है और वो नाभिक से टकराता है। जब वो नाभिक से टकराएगा तो इसका मतलब है कि परमाणु जो है वो अस्थिर होगा। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो है होता है वो स्थायी होता है, और इसी कारण जो है वो रदरफोर्ड में जो है वो इन बातों की कमियां पाई गई। इनके कारण जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग ने नहीं अपनाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो है वो परमाणु जो है वो अस्थिर होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊर्जा जनरेट करते हैं और वो ऊर्जा जो है वो न्यूक्लियस से टकराते हैं और परमाणु को, एटम्स को जो है वो अस्थिर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सही मायने में जो है वो परमाणु स्थायी होते हैं, इस कारण जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल को हटा दिया गया। तो बोर का जो परमाणुिक मॉडल था वो रदरफोर्ड की जो है वो पर जो उठी हुई आपत्ति थी उसको दूर करने के लिए कुछ काम किए। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किए। ठीक है, तो नील बोर्स ने जो है वो परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब क्या क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की वो देखिएगा आप ज़रा। ठीक है, जो है वो अवधारणाएं प्रस्तुत की, और वो थी आपकी, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि वो हर एक कक्षा में जो है चक्कर नहीं लगाएगा, वो किसी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि ऊर्जा का विकिरण जो है वो नहीं होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब वो उस विविध फिक्स्ड कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो और जब जहाँ ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा तो वो नाभिक से नहीं टकराएंगे, और नाभिक से नहीं टकराएंगे तो परमाणु का क्या होगा? परमाणु जो है वो स्थिर होंगे, अस्थिर नहीं होंगे, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु इसी ऊर्जा विकिरण के कारण जो है वो स्थिर होते हैं। तो बोर्स ने जो है क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक जगह नहीं घूमते हैं, वो एक एक जो है वो डिफिनेट कक्षा में, एक डिफिनेट कक्षा में जो है वो राउंड लगाते हैं, एक डिफिनेट ऑर्बिट में जो है वो राउंड लगाते हैं, जिसके कारण जो है उनके, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि उस चक्कर के दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के दौरान ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, और ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है जिसके कारण वो स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने देखा कि 2 बातें उन्होंने कही। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं
सॉरी, नील्स बोर के बारे में कि ये नील बोर कौन थे। ठीक है, उनका जीवन काल जो है वो 1885 से लेकर 1962 तक का था। उनका जन्म जो है वो 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, उनको जो है वो परमाणु की संरचना पर जो है के लिए जो है वो क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इन्होंने 3 पुस्तक लिखी, वो कौन कौन सी थी? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था एटॉमिक थ्योरी, तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये 3 बुक्स थे। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अभी फ़िलहाल उपयोगी नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इसको जानकारी के तौर पे जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग और पढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक फिक्स कक्षा में जो है वो घूमते हैं, तो वो फिक्स कक्षा को उन्होंने क्या किया, जो है वो नाम दे दिया। सभी कक्षाओं का जो है उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, और जो है वो मैं जो है वो अभी जस्ट आपको समझा देती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, बोर्स ने जो है वो जो कहा है, बोर्स, एक मिनट मैं पेन ले लूँ। अब देखिए, बोर्स ने जो है वो जो लिखा था, हाँ अब देखिएगा, मैं शॉर्ट में आपको जो है वो समझा देना चाह रही हूँ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अभी इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, वो आप जानते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, अब जो है वो इसके किनारे किनारे जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो हर एक कक्षा में नहीं घूमते हैं, वो एक फिक्स्ड जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं। उसका नाम जो है वो उन्होंने नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक जगह नहीं घूमता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और उसका नाम होता है। अगर वो पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका नाम के होगा, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका नाम एल होगा, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो के एल एम हो जाएगा उसका नाम, अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका नाम एन हो जाएगा। और इस ऑर्बिट में घूमने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन अब जो है वो जहाँ बात अगर ऑर्बिट की आ गई, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो है वो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट में जो होते हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो के होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एल में जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो के एल एम में भी जो है वो क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे फिर बुक की तरफ, जिसमें जो है वो और डिस्क्रिप्ट जो है वो सॉरी देखिए, बुक्स में भी जो है वो यही बात जो है वो दी गई है, जो मैं आपको समझाई हूँ कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है आपका, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और फोर्थ ऑर्बिट है, और सारी कक्षाओं का जो है वो नाम दे दिया गया है। ठीक है, सारी कक्षाओं का जो है वो नाम दे दिया गया है कि जो है वो पहली कक्षा कौन सी होगी और दूसरी कक्षा कौन सी है। पहली कक्षा के है, दूसरी कक्षा जो है वो
दूसरी कक्षा जो है वो L है, फिर तीसरी कक्षा जो है वो M है और चौथी कक्षा जो है वो N है। ठीक है, अब जो है अब ये पूछा जा सकता है आगे जाके जो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बताई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस कक्षा में, तो उसके लिए हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन जानने का कि किस कक्षा में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे 2n²। 2n² जो है वो एक फॉर्मूला है जो आपको ये बताएगा कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, आगे हो सकता है नहीं भी होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको आपको लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में समझाऊंगी कि कैसे जो है हम इसको निकालते हैं। फ़िलहाल जो है वो अभी हम टॉपिक पे जाते हैं और टॉपिक में जो है वो क्या बताया जा रहा है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, ये कक्षाएं या कोश KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है, अब जो है वो क्या बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करिए। तो परमाणु जो है वो जे टॉमसन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है इस चीज़ को, आप उससे जो है वो जा कर के जो है वो तुरंत आप बता सकते हैं कि जो है वो परमाणु उदासीन क्यों है, क्योंकि टॉमसन ने बताया था कि जो है वो उसमें न्यूक्लियस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दोनों जब मिलते हैं तो आकर्षित होकर के जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए जो है वो परमाणु को उदासीन कहा गया है। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी रदरफोर्ड है, ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग लेसन पे फोकस करते हैं। तो चलिए, अब जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में कहा गया है, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। और न्यूट्रॉन के बारे में देखिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सबसे बेस्ट जो आपके PDF के लिए भी काम आएगा, पेंसिल से अच्छा मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए 1932 में जे चैडविक ने, जो मैं पहले भी बताई थी कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, चैडविक थे, उनके बारे में डिस्क्रिप्ट अब यहाँ पे देखिए। 1932 में चैडविक ने एक और अवपरमाणु क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि परमाणु के अंदर जो है वो ये सब घटक थे, इसलिए अब इन्हें अवपरमाणु कहा जा रहा है। ठीक है, उसके कण को खोज निकाला जो अनावेशित मतलब न्यूट्रल थे और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थे। द्रव्यमान में जो थे वो क्या थे, प्रोटॉन के बराबर थे और अनावेशित थे, याद रखिएगा। ठीक है, अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये जो है वो सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को जो है वो n से दर्शाया जाता है। अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी परमाणु के नाभिक में जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं और इन्हें n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अभी देखिए, परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया जा रहा है ना, जो है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान जो है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पेज पे। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों ने KLMN जो कक्षा के बारे में पढ़ा, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ, 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है, 2n² है, जिसके बारे में अब यहाँ पे दिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। ठीक है, बोर और बरी ने, किसने नियम प्रस्तुत किए थे, तो बोर और बरी ने जो है वो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे।
किए, जिसे जो है बोरबरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र अधिकतम कक्षा में किसी कक्षा में, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। यहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है, n जो है वो क्या है, n जो है कक्षा की संख्या है, ठीक है, और ऊर्जा स्तर है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष के कोष में होगी तो कितनी होगी, ये आपको दिखाया गया। पहली कक्षा में अगर दिखाना है, पहले कक्षा में दिखाना है आपको, तो 1² यानी कि 1² यानी 2 होंगे। और L में जो है वो कितने होंगे, 2L² यानी कि 8 होंगे। 3 में जो है वो 18 होंगे, ठीक है। और चौथे में जो है वो 32 होंगे, चौथे में जो है वो 32 होंगे। लेकिन हम लोग जब कक्षा में दिखाते हैं, जब आप लोअर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप जो है वो 288 ही दिखाएंगे। ये जो है वो 18 जो है वो सारे ऑर्बिटल्स के बारे में है। ये थोड़ा सा आपको डिटेल्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ऊपर में इसलिए 8 लिखी है, वैसे तो 18 होते हैं, लेकिन वैसे हम लोग तीसरी कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्यों दिखाएंगे वो। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हीलियम है, हीलियम में जो है वो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम में। उसके बाद ये लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन में जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। सोडियम में जो है वो 11 है, सोडियम में 11 है। मैग्नीशियम में 12 है। एल्यूमिनियम में 13 है। सिलिकॉन में 14 है। फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्लोरीन में जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑर्गन में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए थर्ड ऑर्बिट में भी यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है वो आप 18 की जगह पे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। अब जो है वो हायर क्लासेस में या अगर आगे होगा तो मैं इस मैटर पे आपसे डिस्कस करूंगी, और नहीं तो मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगी कि बाकी के जो है वो क्यों 18 थर्ड ऑर्बिट में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बताए गए हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अब जो है ये देखिए, पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ पे क्या था, पहले में ये नियम बताया गया था, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फार्मूला के तहत वितरित होते हैं, जिस वो फार्मूला है 2n² फार्मूला। और 2n² में जो वो n जो है वो कक्षा का नंबर है, और उस हिसाब से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 8, 18 जो है वो करके दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो सकती है, ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो, इलेक्ट्रॉन की संख्या हाईलाइट कर देती हूँ, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि एक 2n² फॉर्मूला के हिसाब से जो है वो थर्ड ऑर्बिट में जो है वो आपका 18 निकल रहा था, लेकिन उसमें 8 ही क्यों दर्शाया गया। तो देखिए नियम उन्होंने क्या बना दिया कि जो है वो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सबसे बाहरी कोष में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अभी देखिए थर्ड में जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भरे नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि भीतरी कक्ष जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। ये भी तीसरा पॉइंट उन्होंने
कहा कि जो है वो सबसे बाहरी कक्ष में जो है वो इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब वो अंदर वाले कक्ष को पूरी तरह से भर देगा, जो कि हम लोगों ने पिछले ये में इसमें आप देख सकते हो, इस वाले फिगर में आप देख सकते हो कि पहले जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भर दिया, फिर जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तभी जो है वो 9वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 9वां नहीं मतलब 2 अंदर और 8 सेकेंड वाले में, 2 और 8 10 यानी कि 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में तभी इंटर करेगा जब वो पहला और दूसरा जो है पूरी तरह फुलफिल्ड होगा। सोडियम आपका एग्जाम्पल है, देख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में भी जो है वो सारे में देख सकते हो आप, यहाँ से जो है वो आप सारे में देखोगे कि अंदर वाला सारा कक्ष जो है वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और तभी तीसरी कक्षा में सारा इलेक्ट्रॉन अब भरता जा रहा है। तो ये भी नियम जो है वो बोर्स ने बना दिया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गई होगी बात। अब जो है वो हम लोग बोर्ड्स के बाद जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन एक पूछ रहा है, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन और चलिए हम लोग सफ़ेद पेज में लिख लेते हैं इसके लिए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कार्बन जो है वो कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका जो है वो इसका वितरण क्या हो जाएगा, इसका वितरण होगा पहली कक्षा में 2 और फिर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर सोडियम के बारे में पूछ रहा है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर Na को मैं फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए, सोडियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 8 10 हो गया, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, अगर किसी परमाणु का Kl कोष भरा है तो परमाणु कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। यानी 2 पहले वाले ऑर्बिट में 2 है और दूसरी कक्षा में भी पूरा भरा हुआ है, यानी कि ये भी भरा हुआ ये भी भरा हुआ, तो कितना हो गया, 2 + 8 को प्लस कर देंगे, यानी कि 10 जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने देखा कि ये दोनों क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब आगे जो है वो बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, पेन ऑफ कर देती हूँ। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, संयोजकता। क्या है, संयोजकता यानी कोवैलेंसी। संयोजकता यानी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, तो कोवैलेंसी के लिए जो है वो मैं जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो हिंट देना चाहती हूँ कि कोवैलेंसी जो होती है, संयोजकता, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं ऑफ दैट एटम। और आप जब ये पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं सफ़ेद पेज लेके समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है ना, सोडियम, अभी हम लोगों ने सोडियम के बारे में डिस्कस किया, तो सोडियम का ही बना लेते हैं। पहले जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, बाहरी कक्षा है एक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक और कक्षा है जिसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके जो एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। अब जो है वो हम थर्ड ऑर्बिट में जो है यानी कि KLM में जो है वो M वाले ऑर्बिट में हम लोग कौन सा कितना दिखाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता यानी कि जो है वो बॉन्ड बनाने का पावर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सब तो ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यही जो है वो कोवैलेंसी है, और कोवैलेंसी ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा आपका, वो 1 हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इसमें जो है वो तो सोडियम जो है वो सोडियम का कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही कारण है कि सोडियम जो है वो Na जो है वो Cl के साथ जो है वो एक क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है,
क्योंकि क्लोरीन के पास जो है वो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन को जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कम होता है, और ये कमी जो है वो सोडियम देके पूरा करता है, यानी कि सोडियम जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना के NaCl कंपाउंड बनाता है। अभी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल जो है वो हम लोग अभी वापस चलते हैं उस पेज पे जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, सॉरी, पेन 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 तो चलिए, इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने देखा कि बोर्स ने जो है वो 3 चीज़ बताया। एक तो जो है वो 2n² फार्मूला बताया कि 2n² फार्मूला पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाएंगे हर एक कक्षा में। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि बाहरी कक्षा में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि भीतरी कक्षा में पहले पूरा भरा हुआ होगा, तभी जो है वो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जा सकेगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम लोगों ने ये भी देख लिया था। उसके बाद संयोजकता पे हम लोग थे। ठीक है, संयोजकता पे भी मैंने आपको जो है वो अभी समझाया। उसके बाद संयोजकता को अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। मैं अभी सोडियम के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में मैं बताइए आपको कि संयोजकता जो है वो क्या होती है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक है, अब उसके बारे में डिटेल्स जो है वो अब यहाँ पढ़ लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, है ना, हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। मैं वही बताया कि बाहरी कक्षा में जो है वो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। बोर-बरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्य कक्ष जो है वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वो जो है वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। इसलिए वो सक्रिय, कोई भी सक्रिय कब होगा, जब किसी के पास कमी होगा, तभी वो जो वो एक्टिव होगा कि हमें वो चीज़ का फुलफिलमेंट हो जाए। जिसके पास अपने पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्टिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रखता है जो परमाणु, वो जो है वो सक्रिय नहीं होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजक शक्ति या संयोजकता जो है वो शून्य होती है। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद से स्टेबल है। ठीक है, तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजन शक्ति या संयोजकता जो है वो शून्य होती है। ये अंडरलाइन है, या आप आगे पढ़ सकते हो। चलिए, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है संयोजकता के बारे में। इन अक्रिय तत्वों में, ठीक है, इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अन्य में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जो है वो नोबल गैस, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, जिसकी संयोजकता शून्य होती है उसे हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, और उसमें पहला क्या होता है, वो हीलियम होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा को पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं, इसलिए उसे और किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या है, नोबल गैस है। फिर दूसरा जो है वो अन्य जो है वो 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संख्या जो है वो, अब देखिए ध्यान से, सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सक्रिय तत्व, अब सक्रिय कौन होंगे, जिसका जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, मतलब बाहरी कक्षा में ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही परमाणु जो है वो सक्रिय परमाणु होगा। ठीक है, वही परमाणु जो है वो क्या होगा, सक्रिय परमाणु होगा। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति जो होती है वो क्या होती है, अपने समान और अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति होती है उनकी। ठीक है, ताकि जो है वो
एक उनके पास में जो है वो उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएं। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है, अष्टक माना जाता है। ठीक है। सबसे बाहरी कक्ष, बाहरी कक्ष को जो है वो अष्टक माना जाता है। ठीक है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। अब यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड्स का जो दूसरा जो नियम था कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसी के कारण जो है वो हम थर्ड ऑर्बिट में जो है वो क्या करते हैं, 18 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने को और उन्होंने ग्रहण करने तथा उनका त्याग करने से होता है। और ये अष्टक कब प्राप्त होता है, या तो ग्रहण होगा इलेक्ट्रॉन का या त्याग होगा इलेक्ट्रॉन का, तभी जो है वो ये अष्टक प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग करने से अष्टक प्राप्त होता है। ठीक है। परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष में जो है वो में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। मैंने आपको सोडियम के केस में भी बताया कि ये सोडियम का जो है वो बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको जो है वो स्टेबल होने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे कि वो भी स्टेबल हो जाए और दूसरा तत्व भी जो है वो ऐसे तत्व को ढूंढता है जिससे उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो क्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम के पास जो है वो क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम आराम से दे देगा और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। इस प्रकार वो दोनों जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए NaCl कंपाउंड बनता है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, VVI लगा लीजिए आप। ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, सारे को हाईलाइट नहीं करूँगी मैं, ये इसलिए मैं बताई हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। सॉरी, इसको मैं हाईलाइट नहीं, इसको मैं पेन से लिख दे रही हूँ आपको, वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं PDF शेयर करूंगी। ठीक है। फिलहाल जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। और हमारा आगे चर्चा होगी जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। अभी संयोजकता के बारे में पिछले अध्याय में भी शॉर्टली जो है वो चर्चा की गई थी। ठीक है। जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्य कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम के प्रत्येक परमाणु के बाह्य कक्ष में यानी कि बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है और सोडियम का जो है वो क्या होता है, 11 होता है। अभी ध्यान दीजिए, जब इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3 और इसका 11, तो आप देख सकते हो कि जो है वो इसका जो है वो बाहरी कक्ष में जो है वो क्या होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ लिथियम जो है वो क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा। सोडियम में क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 होगा। ठीक है। 2, 8, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है। अभी देखिए, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 कही जाती है। संयोजकता इनकी क्या होगी, इनकी संयोजकता जो है वो 1 होगी। इनकी संयोजकता हाइड्रोजन, हीलियम,
और सोडियम की संयोजकता जो होगी, संयोजकता 1 कही जाती है। ठीक है, 1 कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जो है वो क्या होते हैं, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्ष में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 कही जाती है। सेम चीज़ जो है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है वो 2 और 3 होते हैं, किसके, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 और 3 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, यानी कि उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार जो है वो पूरी है, तो संयोजकता एक और अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्य कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता जो है वो क्या होगी, 7 नहीं होगी, -1 होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी संयोजकता, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतीक भी दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का वितरण दिया हुआ है KLMN में, और संयोजकता दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन का वितरण, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वितरण आपका यहाँ 1 है, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में जो वितरण यानी कि L में बाहरी कक्षा में 1 है, इसलिए संयोजकता 1 होगा। इसमें 2 है इसलिए 2 होगा, 3 है इसलिए 3 होगा, 4 है इसलिए 4 होगा, लेकिन 5 है, 5 जहाँ संयोजकता आ जाएगी तो यहाँ पे जो है वो यहाँ संयोजकता 3 होगी, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए जो है वो कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सेम चीज़ जो है वो आपका फ्लोरीन का जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको जो है वो कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए संयोजकता जो होगी वो 1 होगी। यानी संयोजकता जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संयोजकता जो है वो 4 होती है और 4 से 5 नहीं हो सकती है, फिर वो 3-2-1 में आएगी। जो लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम संयोजकता 4 हो सकती है। उसके बाद जो लेने वाले ग्रहण मतलब त्याग करने की भी क्षमता जो है वो 4 हो सकती है, और लेने की भी क्षमता जो है वो 4 हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, फ्लोरीन में देखिए आप, फ्लोरीन में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया जाएगा। सेम चीज़ जो है वो नियॉन में भी जो है वो क्या होगा, नियॉन का जो है वो बाहरी कक्षा में कंप्लीट है इसलिए 0 है। फिर सोडियम में 1 है बाहरी कक्ष में, इसलिए ये 1 हो जाएगा। फिर जो है वो चौथे नंबर पे देखिएगा आप कि जो है वो सिलिकॉन में भी जो है वो 4 संयोजकता होगी। अब इसमें देखिए आप, फॉस्फोरस में जो है वो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, या तो फॉस्फोरस जो है वो अगर PCl5 बनाएगा तो वो 5 हो जाएगा संयोजकता, और अगर वो 5 नहीं देगा तो वो PCl3 भी बना सकता है, यानी ले भी सकता है वो। इसलिए जो है वो हम लोग इसको 3 और 5 दोनों से इंगित करते हैं। इस तरह जो है वो अपने फॉस्फोरस के बाद जो है आप सल्फर पे देखिएगा, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ दिखाया हुआ है। सल्फर का 286 होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो ये त्याग नहीं सकता है, इसलिए वो 2 ग्रहण करेगा, इसलिए जो है वो इसके जो है वो क्या होंगे, संयोजकता इसके 2 हो जाएंगे। सिर्फ सेम जो है वो क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन ये त्याग नहीं करेगा, क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए यानी कि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता जो होती है वो त्याग और ग्रहण पर डिपेंड करती है। वो अगर वो त्याग करेगा इतना इलेक्ट्रॉन तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, और अगर वो ग्रहण करेगा तो संयोजकता उसकी उतनी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है वो हम लोग आगे आते हैं। अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। अष्टक जो है वो कब प्राप्त की जाती है, तो 8 में से जो है वो 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक है और 7 उसके पास है तो 8 में से 7 घटा दी जाएगी। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता जो है वो 1 आ जाती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जाता है। इस परिकलन से जो है वो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपने देखा है कि 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो देखिए 2 होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 का त्याग नहीं करेगा, 2 को लेगा, इसलिए उसकी संयोजकता 2 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो आप देख सकते हो कि जो है वो प्रत्येक जो है वो हाईलाइट करने वाली बात है, मैं कर दे रही हूँ। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति होती है जिसे हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ये तो ऊपर दी गई है आपके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, अभी चलिए मैं यहीं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन यहाँ है तो क्वेश्चन में सिंपल की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे हम लोग इसको लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्लोरीन और सल्फर और कैल्शियम, इसमें से एक का हम लोग ले लेते हैं। संयोजकता आखिर क्या होती है, संयोजकता आप ध्यान रखिएगा। संयोजकता जो है वो आपकी या तो त्याग होगी, त्याग, ठीक है, त्याग होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का त्याग, है ना, या ग्रहण, क्या होगा, ग्रहण होगा, ग्रहण होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ग्रहण। तो आप इसको जो है वो इन शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं, सॉरी इंटू, चलिए मैं इसको रहने देती हूँ। ठीक है, ग्रहण और जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्याग, यही जो है वो आपकी संयोजकता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर क्लोरीन की बात हो गई है तो सल्फर के ले लीजिए या मैग्नीशियम के ले लीजिए। चलिए एक सल्फर का ले लेते हैं। सल्फर का जो है वो 16 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 16 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी जो है वो हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, फिर जो है वो 8 होते हैं, तो 2 और 8 10 हो गए, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ अष्टक प्राप्त करने के लिए इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसमें जो है वो और +2 ऐड होगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, इसलिए जो है उसकी संयोजकता जो है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो अगर आप मैग्नीशियम में ले लीजिए, मैग्नीशियम में ले लीजिए, ये जो है वो ग्रहण करेगा, इसलिए यानी कि ग्रहण हो या त्याग हो, वही जो है वो उसकी संयोजकता तय करती है। तो मैग्नीशियम में भी जो है वो सेम चीज़ है, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है इसका, तो आप क्या दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, 8 दिखाएंगे, फिर 2 दिखाएंगे। अभी क्या होगा यहाँ पे, अष्टक प्राप्त करने के लिए इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा। क्या करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा अपना, यानी कि त्याग कर देगा यहाँ पे। तो इसकी क्या हो जाएगी, तो भी जो है वो मैग्नीशियम की जो है वो त्याग करने के बाद ये नहीं रहेगा, ये त्याग कर देगा, तो भी इसकी संयोजकता जो है वो 2 होगी। ठीक है, और सल्फर जो है वो लेता है, तो भी जो है उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। यानी कि त्याग, संयोजकता क्या है, आपका मेन पॉइंट क्या निकला आपका इम्पोर्टेंट, कि जो है वो संयोजकता जो है वो क्या है, त्याग और ग्रहण करने की शक्ति है। बस इन शॉर्ट में आप बस इतना याद करिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है,
तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान। अब परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान क्या है। परमाणु संख्या मैं आपको बताई कि जो है वो ये Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है वो Z से दर्शाया जाता है। Z, ये जो है वो परमाणु संख्या जो है वो Z से दर्शाया जाता है। Z, Z, ठीक है, Z से दर्शाया जाता है। उसके बाद जो है वो आपकी द्रव्यमान संख्या जो होती है, वो द्रव्यमान संख्या जो है वो आपको सॉरी अब हम लोग जो है पहले आगे पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, पेन ऑफ कर देती हूँ। चलिए, अब जो है वो परमाणु संख्या हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है भाई, प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उनकी परमाणु संख्या को बताती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हाईलाइटेड होने वाली बात है और आपको याद करने वाली बात है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाती है। ठीक है, परमाणु संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। ये प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्या बताती है? परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या को बताती है। ठीक है, और इसे जो है वो हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, Z प्रतीक से हम लोग इसको क्या करते हैं? बताते हैं, Z। ये भी बात इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। किसी तत्व, अब एक तत्व है तो अगर मान लीजिए आटा है तो उसमें सारे कण क्या होंगे? गेहूं के ही होंगे। वही बात बताई जा रही है यहाँ पे। तो किसी तत्व के जो है वो सभी अणु की परमाणु संख्या समान होती है। सही बात है भाई। ठीक है, जिस प्रकार जो है वो गेहूं के आटा में जो है वो क्या होगा? गेहूं के कण ही विद्यमान होंगे, चावल के कण तो विद्यमान होंगे नहीं। वही बात यहाँ बोली जा रही है। ठीक है, तो वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। ठीक है भाई, परमाणु वास्तव में जो है वो तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z=1 होता है और हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z=1 और केवल एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन होता है। और कार्बन के लिए Z6 उसी प्रकार होता है। तो जो है वो इस प्रकार जो है वो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। वो हम लोगों ने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है भाई। तो द्रव्यमान संख्या पे अब हम लोग फोकस करेंगे। एक परमाणु के अवपरमाणुक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में जो है वो परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान यानी भार पूछ रहा है। संख्या था तो प्रोटॉन पे डिपेंड था। संख्या जो था वो Z जो था वो क्या था? Z जो था Z सॉरी Z जो है वो आपका Z, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है और ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। और जो द्रव्यमान है, एटॉमिक वेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा आपका? वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के कारण होता है, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो ये परमाणु प्रोटॉन और क्या होता है, ये परमाणु में के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मिक्सचर को, यानी जो न्यूक्लियस में होते हैं, इसे इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस में रहने के कारण इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियस में रहने के कारण इन्हें जो है वो न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान जो है वो 12U है, क्योंकि इसमें जो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार जो है वो द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान जो होता है 12U होता है। ठीक है, 12U होता है। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो एल्युमिनियम में जो है वो क्या होते हैं, एल्युमिनियम में जो होते हैं वो 13 प्रोटॉन होते हैं, 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए जो है वो इसका द्रव्यमान जो है वो 27 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम में जो है वो एल्युमिनियम का द्रव्यमान जो है वो 27 होता है, क्योंकि इसमें इतने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान जो है वो इतना होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जा सकता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तथा तत्व के का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए, जो है वो किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, पहले द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या यहाँ लिखा जाता है और तत्व का प्रतीक यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, दर्शाने के लिए ये नियम होता है। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, परमाणु की संरचना ये पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्या है, समस्थानिक को कैसे लिखते हैं। ठीक है, समस्थानिक, आइसोटोप्स। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान, यहाँ जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल यहाँ नहीं बताया गया है, ये जो है वो एक इस तरह से एग्जाम्पल लिख देने से होगा, जैसे कि मान लो कार्बन है, प्रतीक क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगी, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 भी होती है, 14 भी होती है। ठीक है, तो वैसे जो है वो 12 लिख दीजिए, ये द्रव्यमान हो गया, और 6 जो है वो कार्बन हो गया। यानी कि ये अब आप देख सकते हो, सॉरी पेन ऑफ कर लेती हूँ, सॉरी 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो है वो परमाणु संख्या यहाँ कार्बन का 6 हो गया। ठीक है, ये प्रतीक हो गया, और ये 12 ये हो गया। ठीक है, 12 जो है उसका द्रव्यमान संख्या हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा एक दो क्वेश्चन भी देख लेते, जरा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का क्या आवेश है। आवेश जहाँ परमाणु की संख्या जो है वो आपका 8 बता दे रहा है, इसका मतलब है कि, और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 8 है, तो जो है वो आपको ये देखना है कि उसकी जो है वो ये द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान जहाँ प्रोटॉन 8 हो गया है, इसका मतलब है कि जो है वो आपका न्यूट्रॉन भी जो है वो 8 है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो सल्फर का भी हो सकता है। और आवेश जो है वो क्या होगा, आवेश जो है अगर 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो दोनों जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी 8 है और निगेटिव चार्ज भी 8 है, तो इसका मतलब है दोनों कैंसिल हो जाएगा और वो परमाणु जो है वो उसका आवेश उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है वो दूसरा नंबर में देखिए, तो ऑक्सीजन और सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करिए। चलिए ये सब हम लोग क्वेश्चन में करेंगे अभी। ठीक है, अभी समस्थानिक पर पढ़ते हैं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है। ठीक है, कुछ तत्वों की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है। अभी ध्यान दीजिएगा कि जो है वो कुछ प्रकृति में जो है कुछ परमाणु ऐसे ऐसे हैं जिनकी परमाणु संख्या जो है वो समान है, लेकिन उसके द्रव्यमान जो है वो अलग है।
तो उसी को जो है वो हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लें, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन में जो है वो आपका देखिएगा कि परमाणु संख्या एक 1 ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन के जो वो 3 रूप होते हैं, वो ड्यूटेरियम भी होते हैं और ट्राइटियम भी होते हैं। तो ड्यूटेरियम में जो है वो उसका द्रव्यमान 2 हो जाता है और ट्राइटियम में जो है वो उसका द्रव्यमान 3 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। इस तरह अन्य उदाहरण और है कार्बन के भी। कार्बन के 6 भी होता है, परमाणु संख्या तो 6 है लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर 17 ही होता है लेकिन इसका एटॉमिक वेट 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को जो है वो हम लोग समस्थानिक कहते हैं। मतलब इस तरह के उदाहरण को जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के उदाहरण को हम लोग समस्थानिक कहेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन को जो है वो हम लोग क्या कहेंगे के आधार पर समस्थानिकों की श्रेणी में हम लोग इसको डालते हैं। और इसको परिभाषित किया जा सकता है कैसे, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ है ना, किसी, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिसमें समस्थानिक का मिश्रण होता है, यानी कि जब तत्व, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तत्व में जो है वो एक ही तरह के जो है वो परमाणु होते हैं, और बहुत सारे परमाणु में भी जो है वो क्या होते हैं, परमाणु में भी जो है वो परमाणु तो समान होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन परमाणु के जो है वो द्रव्यमान संख्या अलग होती है। और उसी अलग द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु संख्या और भिन्न जो है वो द्रव्यमान संख्या के कारण वो समस्थानिक के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत से तत्वों में जो समस्थानिक का मिश्रण होता है, और किसी तत्व में प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, और समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं। ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण जो है वो अलग होते हैं। एक मिनट, सॉरी। अब आइए प्रकृति के जो है वो, प्रकृति में जो है वो क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी किया, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होते हैं, जो कि 3:1 अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि, क्या प्रश्न उठता है कि, प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। यानी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है 35 भी होता है और 37 भी होता है। ठीक है, तो किसको जो है वो हमें परमाणु द्रव्यमान मानना होगा। तो जो है सबसे पहले 35 × 75 3:1 अनुपात में होते हैं, इसीलिए जो है वो हम लोगों ने दोनों को मिला दिया है। यहाँ पे देखिए 3 अनुपात यानी कि 75/100 और 1 अनुपात यानी 25 यानी अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, ये 3/4 होगा। तो 3/4 जो है वो 35 द्रव्यमान वाले होते हैं प्रकृति में, और 37 द्रव्यमान वाले जो है वो कितने प्रतिशत होते हैं, 1% होते हैं। तो दोनों को मिला दिया गया है ताकि हम लोग उसका जो है वो क्या करें, एक फाइनल द्रव्यमान जो है वो निकल जाए। तो उसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि 35:1 जो है 35.5 जो है वो इनका द्रव्यमान निकलता है, जो सार्वभौमिक है। ठीक है, जो है वो यहाँ पे आप 35.5 आपका देखेंगे क्लोरीन का औसत द्रव्यमान क्या होगा, तो इस प्रकार हम लोगों ने निकाला। तो किसी प्राकृतिक तत्व के
एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूपों में पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ औसत निकाल लिया गया, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या चीज़? परमाणु का, प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35 द्रव्यमान, यहाँ जो है वो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है और मैंने अंडरलाइन भी किया है और मैं समझाई भी हूँ आपको कि जो है वो क्लोरीन जो है वो एक ऐसा तत्व है जो कि जो है वो 35 यू में भी पाया जाता है द्रव्यमान में और 37 यू में भी, और इसका प्रोपोर्शन क्या होता है? 3:1 होता है। इसका मतलब आपने समझा? यानी 35 परमाणु द्रव्यमान जिसका होता है वो तीन भाग में होता है, और जिसका द्रव्यमान जो है वो 37 होता है वो सिर्फ एक ही भाग में मौजूद होता है प्रकृति में। तो इसका जो है वो हम सही मायने में जो है वो एक कन्फ्यूज़न हो गया कि इसके द्रव्यमान को कितना माना जाए, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया, यानी औसत निकाल दिया गया, ठीक है। औसत निकाल दिया गया तो हमें औसत क्या प्राप्त हुआ? 35.5, ठीक है। दोनों को प्लस कर देने के बाद हमें औसत प्राप्त हो गया और हम इसी को जो है वो एक सार्वभौमिक इसका द्रव्यमान मानते हैं। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, ठीक है, एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, तो परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा, ठीक है। तो समस्थानिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई तत्व का समस्थानिक नहीं है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग ही जो है वो क्या हो जाएगा? वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व में, अगर कलर चेंज कर लूँ मैं, यहाँ ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, समस्थानिक अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग होता है, ठीक है। परमाणु के में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी, जैसे हम लोगों ने क्लोरीन का किया, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान भिन्नात्मक संख्या 35.5 यू है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान जो है वो 35.5 होगा, ठीक है। अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान जो है 35.5 होगा। अब समस्थानिक के अनुप्रयोग, मतलब कि अब जो आइसोटोप्स हैं उसका क्या अनुप्रयोग है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या प्रयोग होता है, तो अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं। हम लोगों ने देखा कि समस्थानिक के जो द्रव्यमान तो भिन्न होता है लेकिन उसके रासायनिक गुण जो होते हैं क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। तो वही बोल रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो कुछ समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। तो उनमें से निम्नलिखित पहला क्या है? यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे जी के क्वेश्चंस में आते हैं आपके क्वेश्चंस की जो है वो आपका यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग जो होता है परमाणु भट्टी में भी होता है, ईंधन के रूप में होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। कैंसर के उपचार में भी होता है, कैंसर के उपचार में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का किसका? कैंसर के उपचार में किसका? कोबाल्ट के समस्थानिक का। उसका घेंघा रोग में जो गले में होता है ना आयोडीन की कमी से,
उसमें जो है वो आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो ये सब जो है वो इसके एप्लीकेशंस हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, इसलिए मैं ग्रीन से लगाई हूँ। आप ध्यान दे देंगे अब इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समभारिक क्या होता है? दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, इसका समभारिक, समभारिक से ही आप समझ में आ रहा होगा आपको समभारिक से समझ में आ रहा होगा। समभारिक, तो सम वर्ड आ रहा है, सम मतलब समान में समान, और भारिक मतलब भार, समान भार। क्या हो गया? समान भार। यानी कि अब ध्यान दीजिए, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर पहले हम लोगों ने समस्थानिक पढ़ा जिसमें कि एटॉमिक नंबर सेम था, ठीक है, और भार अलग अलग था। लेकिन इसमें समभारिक में जो है वो क्या होगा? समभारिक में भार समान होगा और एटॉमिक नंबर अलग होगा। अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम, कैल्शियम और ऑर्गन, कैल्शियम और ऑर्गन, ठीक है, ये दो हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और इसका 18 है। ठीक है, पे विचार कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इसका जो है वो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 40 होता है। तो क्या हो गया? ये दोनों जो है वो समभारिक हो गए, यानी कि दोनों का द्रव्यमान जो है वो समान है। ठीक है, दोनों का भार जो है वो समान है, इसलिए इसको समभारिक कहते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट कर देती हूँ मैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपका समझाने के लिए, मैं समझा दी हूँ। अब जो है, सॉरी, ऊपर का देख लूँ, ये आपका ये हो गया, सॉरी मिट गया इसका। मैं यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। उसके बाद कोबाल्ट का प्रयोग जो है वो कैंसर उपचार में किया जाता है। उसके बाद घेंघा रोग में जो है वो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक के रूप में। ठीक है, अब जो है हम लोग समभारिक के बारे में पढ़ेंगे, और समभारिक का भी मैं पढ़ा दी हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप पीडीएफ कभी भी जब मांगे तो आपको पीडीएफ में जो है वो हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाए, ताकि आप एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कर लें। तो मैं कलर इसका चेंज करती हूँ, इट्स नॉट सो, चलिए, यानी कि समभारिक में आ जाइएगा। समभारिक में जो होता है परमाणु संख्या, दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 होते हैं। ठीक है, यानी दोनों तत्वों के जो है वो द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 हैं, और अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, या कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। देखिएगा, परमाणु संख्या जो है वो भिन्न होती है, परमाणु संख्या, ठीक है, समभारिक कहा जाता है, यानी कि अलग अलग संख्या वाले तत्वों को जिनकी कैल्शियम और ऑर्गन, कैल्शियम और ऑर्गन में परमाणु संख्या जो है वो 20 और 18। ठीक है, अब देखिए कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहा जाता है, उसे समभारिक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और याद करने योग्य है। अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समभारिक के बाद क्या है, आपने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन और गोल्डस्टीन ने की थी, ये भी हम लोगों ने जाना है। रदरफोर्ड जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, सही बात है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों में प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने, रदरफोर्ड जो है वो किस कणों का प्रयोग किया था? अल्फा कणों का प्रयोग किया था कि प्रकीर्णन होता है, और परमाणु केंद्रक की खोज की। परमाणु केंद्रक, रदरफोर्ड, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकती है।
ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो बोले थे कि अस्थिर होती है। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। नील बोर द्वारा दिया गया जो है वो मॉडल अधिक सफल था। ठीक है, अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है और बाहरी कक्षा भर जाती है तब स्थिर क्रिया तभी परमाणु क्या भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। ठीक है, और उन्होंने जो है वो क्या व्याख्या की थी कि जो है परमाणु अस्थिर होगा। ठीक है, जे चैडविक जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हैं। ठीक है, परमाणु के जो है वो 3 अवपरमाणु कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये याद करने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुकी हूँ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। और अनावेशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। 2000 गुना होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और परमाणु के कक्षों को KLM द्वारा निर्देशित किया जाता है। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि त्याग और ग्रहण करने की क्षमता होती है। यहाँ पे थोड़ा अस्पष्ट है, मैंने वहाँ पे पॉइंट बना दिया, उसे याद कर लीजिएगा आप लोग। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या, सही बात है, परमाणु संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या कहाँ गया? परमाणु संख्या जो होती है वो केंद्र में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है वो न्यूक्लियॉन की संख्या यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या में पर डिपेंड करती है। ठीक है, न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये भी याद करने योग्य बात है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब समस्थानिक में क्या बात है? इसमें जो वो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और जो है वो अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। सॉरी इधर लाइए। समभारिक में क्या होती है? समभारिक में जो होती है वो द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये याद करने योग्य बातें हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तत्व जो होते हैं वो जो है वो जनरली किसके आधार पर परिभाषित किए जाते हैं? वो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं, न कि जो है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार जो हम लोगों ने ये पेज पढ़ा। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देखते हैं? अभ्यास है। बाकी आपका सारा का सारा अभ्यास है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है वो आपका लेसन 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको जो है वो ये चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वो ये टॉपिक पसंद आया है और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें किरण स्कॉलर चैनल को, क्योंकि इस पे जो है वो आपको अब जो है वो 9th 10th 11th 12th के जो वो हिंदी और साइंस के क्लासेस जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। और बहुत ही जल्द जो है वो, अगर आप लोग सब चाह रहे हो तो मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले लेसन कंप्लीट करेंगे उसके बाद। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि यू जस्ट लाइक दिस क्लास, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड एंड मैं और भी अच्छे से जो है वो आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें।